अंदर हम MDU एंट्रेंस फॉर मैथ्स, MSc मैथ्स एंड मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें 2018 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जितने भी लीनियर अलजेब्रा के आए हुए थे वो डिस्कस होंगे। पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अदरवाइज सारे पेपर्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर की सीक्वेंस मैं वही दूंगी जो आपके एग्जाम में आई हुई है सेट ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेट ए से मैंने क्वेश्चन लिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी में सब में सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीक्वेंस अलग होती है बस। ठीक है, तो सेट ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। साथ में आपको बुक लेकर भी बैठनी है, क्योंकि बुक के अंदर से मैं बता दूंगी कौन कौन सी थ्योरम आपको रीड आउट करनी है इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा से इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अभी 6th सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा है, तो उसको आपको रिवाइज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई थिंक अभी अभी एग्जाम्स ही हैं, बाकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम है वो आप थोड़े भूल चुके होंगे, तो अभी आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, सारी ही बुक्स में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, कोई भी स्टैटिक, डायनेमिक्स, बेशक उनका आगे यूज कम हो, लेकिन MDU एंट्रेंस के अंदर हर बुक के अंदर से आते हैं। बट आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो एंश्योर करना है कि सीक्वेंस एंड सीरीज, ग्रुप्स एंड रिंग्स, रियल एनालिसिस 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, यानी कि रियल एनालिसिस और रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, इसके अलावा अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, ये सारी बुक्स आपको अच्छे से करनी है क्योंकि इनका जो पार्ट है वो स्कोरिंग है। ठीक है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, बट उसको पूरा एक एक अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें मतलब इतने कंसेप्ट्स हैं कि अगर आप कितना ही पढ़ लोगे बट क्वेश्चन कहीं घूम के आ सकता है। बट लीनियर में इजी क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस कैलकुलस में इजी क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस सीरीज समझने वाला सब्जेक्ट है, आगे भी उसका बहुत यूज होगा। तो जो सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए उनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2018 के अंदर हम सेट ए की सीक्वेंस से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया। देखो, क्वेश्चन सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, चारों में सेम क्वेश्चंस आते हैं बट उनकी सीक्वेंस अलग होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ वो आपको 2018 के सेट ए के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी ढूंढने में कंफ्यूजन नहीं होगी, इजीली मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन 93। क्वेश्चन 93 के अंदर क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, डुअल स्पेस इज आल्सो नेम्ड एज। डुअल स्पेस वाला जैसे ही आप चैप्टर खोलेंगे 3 या 4 पेज के बाद जहाँ पर डुअल स्पेस की डेफिनेशन है वहाँ पर ही क्लियरली दिया हुआ है कि डुअल स्पेस के और कौन कौन से नाम हैं। वहाँ पर आपको नोट के अंदर एज अ रिमार्क मिल जाएगा, डुअल स्पेस is also named as algebraic dual, conjugate space and algebraic conjugate। बट यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट वन पूछ रखा है, तो आप कौन सा ऑप्शन टेक करेंगे, डबल जनरेटेड। डुअल स्पेस के 3 नाम और हैं, algebraic dual, conjugate space और algebraic conjugate, बट डबल जनरेटेड डुअल स्पेस का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इनकरेक्ट वन को चूज करना था, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डबल जनरेटेड, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 93। इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 क्लियरली आपको दिख रहा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन है। ठीक है, चारों ही जो है वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट है। ठीक है, थ्योरम्स की स्टेटमेंट है ये, एज इट इज आपको मिल जाएंगी कहाँ पर, इनर प्रोडक्ट स्पेस के चैप्टर के अंदर। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको पता है मीट्रिक स्पेस होता है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज ऑर्थोगोनल बेसिस, ये भी प्रूव किया हुआ है। बट आपने उसके अंदर एक थ्योरम, एक एग्जांपल के अंदर सॉल्व किया था जो नॉन लीनियर स्पेस के जस्ट नीचे है, कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर तो कन्वर्स की स्टेटमेंट है ना, एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट वन। करेक्ट क्या था कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये आपको जस्ट नॉर्म लीनियर स्पेस के नीचे वाले कंसेप्ट के अंदर
जस्ट नीचे एक एग्जांपल है, उसके अंदर ये थ्योरम का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो, कि क्यों हमारे पास हर नॉर्म लीनियर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होता। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से मैं कहती हूँ क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है, सारी थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करना है। एक बार इस पूरे चैप्टर को आप करना, ठीक है। प्रूफ मत करना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, सिर्फ थ्योरम्स की स्टेटमेंट, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, वो सब करना है। एक बार रिवीजन लेने के बाद मैंने एक वीडियो भी बना रखे हैं इस टॉपिक पर, कि सिर्फ उसके अंदर इनर प्रोडक्ट स्पेस के एमसीक्यूज है, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस ब्रैकेट में लीनियर अलजेब्रा, नीचे जस्ट लिंक मिल जाएगा, आप अभी भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। लास्ट ईयर भी अपलोड की थी मैं, लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने देखी थी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें सिर्फ इनर प्रोडक्ट स्पेस का ही क्वेश्चन है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसके कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो ज़रूर देखना। इसके बाद हम क्वेश्चन 92 डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 93 और 94 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन 92 की स्टेटमेंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 1 1 1 रिलेटिव टू बेसिस। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वेक्टर के। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, उसके बाद बेसिस हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको 1 1 1 बनाना है। a इंटू 1 1 2 प्लस b इंटू 2 2 1 प्लस c इंटू 1 2 2। ठीक, जब आप इनको कंपेयर करेंगे, पहला क्या आएगा, a प्लस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू 1, a प्लस में 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू 1, 2a प्लस में b प्लस में 2c इज इक्वल टू। ठीक है, कैसे किया, सबसे पहले पहला पहला कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, उसके बाद दूसरा दूसरा कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, देन तीसरा तीसरा कोऑर्डिनेट कंपेयर किया। ठीक है, अब करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, किस में से, 2 में से। अगर मैं इसको 1 2 3 का नाम दूँ, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद c की वैल्यू तो आपके पास आ गई 0। ठीक है, अब चलिए एक बार तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, 2a प्लस b क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आपको इसमें से a और b की वैल्यू निकालनी आती है। ठीक है, किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पर b की a की फॉर्म में पुट कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 1, a प्लस 2 माइनस 4a इज इक्वल टू 1, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/3, और b क्या है, 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2 इंटू 1/3, 1 माइनस 2/3, यानी कि b की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 1/3। a और b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू 0 आ गई, तो 1/3 1/3 और 0, ये बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेट। यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 था आपके पास करेक्ट आंसर है। ये आपके पास बुक में एज इट इज एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 92nd क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन 91 की स्टेटमेंट देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारे पास चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। T1 आपके पास देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पहले एक बार स्टेटमेंट ही रीड कर लेते हैं। लेट T1 यूज टू बी, एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, और T2 हमारे पास V2W ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये देखो सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट है। अगर आपने अच्छे से एग्जाम्स दिए हैं तो आपको सारी थ्योरम्स के इवन प्रूफ भी आते होंगे, क्योंकि आपने एग्जाम्स पूरे मतलब एमसीक्यू नहीं थे आपके, सब्जेक्टिव टाइप थे, तो आपने सारी थ्योरम्स अच्छे से की होंगी एग्जाम से पहले। तो अगर चलो थ्योरम एक आधी हम मिस भी कर देते हैं, बट हमें क्या होता है, उसके स्टेटमेंट तो अच्छे से याद होती है। और अभी जस्ट एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता होगा कि
इन 4 में से 3 तो एज इट इज थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, आपके बुक में आपको मिल जाएंगी। एक तो थ्योरम नंबर 6.9.2 और थ्योरम 6.9.10, ठीक है। अगर आप थ्योरम 6.10 देखें तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, यही 2 ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और रिजल्ट प्रूफ करके दिखा रखे हैं। अभी यहाँ मैं आपको अगर प्रूफ करके दिखाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसके अंदर हर थ्योरम का प्रूफ मैंने कर रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी देखो प्रूफ पे अभी फोकस मत करना, 20 दिन का टाइम है, एंट्रेंस है आपका, सिर्फ स्टेटमेंट्स अच्छे से कर लो, आपका अच्छे से हो जाएगा एग्जाम। उसमें 2 रिजल्ट से रैंक ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T2 और दूसरा था रैंक ऑफ T2 T1 इज सॉरी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वल टू रैंक ऑफ T2। देखो वैसे तो रैंक ऑफ T2 T1 क्या होता है, रैंक ऑफ T2 से लेस देन और इक्वल टू। रैंक ऑफ T2 T1 T2 के इक्वल कब आएगा, जब हमारे पास T1 यानी कि T2 यहाँ आ गया, बचा कौन सा T1। इफ T1 जो है नॉन सिंगुलर हो यानी कि T1 जो है इन्वर्टिबल हो, ठीक है। जब T1 आपके पास इन्वर्टिबल आ जाएगा उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, T2 T1 की रैंक T2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन 2 इससे हो गया करेक्ट। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पूछ रखा है, अभी मैं करेक्ट वाले टिक कर रही हूँ, जो बच जाएगा वो आ जाएगा आपका इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखो T1 इन्वर्टिबल हो, ऑप्शन 3 भी यही है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, T1 सिंगुलर हो, ये तो गलत है क्योंकि T1 के ऊपर कंडीशन है कि उसका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है यानी कि इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये वाला गलत आ गया, ठीक। अगला क्या है थ्योरम 6.9.2 की अगर आप स्टेटमेंट देखिए तो जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे ना बुक साथ में होनी, क्योंकि पक्का नहीं है कि एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आएगा, इसके आसपास भी कोई घूम के क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस भी थ्योरम के अंदर से ऑलरेडी एमडीयू ने क्वेश्चन उठा रखे हैं, एक बार वो थ्योरम तो आपको जरूर रीड आउट करने हैं, प्रूफ नहीं सिर्फ स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि उसमें से दोबारा क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं, प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन जो रिपीट होंगे, तो आपको अच्छे से करना है इन क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ T1 T2 आर इन्वर्टिबल देन T2 T1 इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर T1 T2 इन्वर्टिबल है तो T2 T1 इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, एज इट इज थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट। अब 3 करेक्ट 1 इनकरेक्ट, पूछ क्या रखा था इनकरेक्ट, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91 के बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। क्वेश्चन 89 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अगर W1 और W2 सब स्पेस हैं, किसके सब स्पेस हैं, V के, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास क्या दी हुई है 4, डायमेंशन ऑफ W2 5 और डायमेंशन ऑफ V क्या दी हुई है हमारे पास 7। आपको निकालना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। जितनी वैल्यूज है वो एक बार पुट कर दो, 5 प्लस 4 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एज इट इज़ रिजल्ट है थ्योरम्स और क्वेश्चंस के अंदर यूज भी हुआ है कि डायमेंशन ऑफ W1 जो है सबसेट होता है W1 प्लस W2 का, एज इट इज़ W2 भी सबसेट होता है W1 प्लस W2 का। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ W2 इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। क्योंकि डायमेंशन एक नंबर होता है तो यहाँ पर सबसेट की जगह लेस देन आ जाएगा, W1 और W1 प्लस W2 एक सेट होते हैं इसलिए वहाँ पर सबसेट का साइन आया। अब आपको पता है डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 5 है।
यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, इस लाइन में तो कह रहा है 4 से ग्रेटर है और इस लाइन में कह रहा है 5 से ग्रेटर है, तो हम तो कॉमन लेंगे ना। अगर हमने 4 वैल्यू ले ली तो इस वाली लाइन को क्या कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे इस वाले इक्वेशन के। इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दें तो देखो क्या क्या आएगा। यहाँ पर देखो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 9 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बन गया इक्वेशन 1 से। और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है किससे बड़ा, 5 या 5 से ग्रेटर। पहले इफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या पुट कर रहे हैं हम, 5। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ जाएगा, 4। क्योंकि ये अगर 5 और 5 से ग्रेटर है तो वो हमारे पास 5 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो 5 पुट की तो क्या आ गया, 4। जैसे ही 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। क्या हम यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 8 पुट कर सकते हैं, नहीं। W1 प्लस W2 चाहे कुछ भी आ जाए, आएगा तो सबसेट ऑफ V ना, तो V से डायमेंशन पक्का या तो कम होगी या इक्वल। अब V की ही डायमेंशन 7 है तो मैक्सिमम 7 वैल्यू पुट कर सकते हैं। 7 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो पॉसिबल वैल्यूज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के 5 6 7 है, बट हमसे पूछ रखा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, वो क्या आ जाएंगी, 2 3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 90 को दो तरीके से कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप रैंक देख लो कि हमारे पास टी ऑफ एक्स वाई 0 की वैल्यू दी हुई है, x/2 y/2 0। रैंक में क्या होता है, कितने इंडिपेंडेंट मेंबर्स हम यूज कर सकते हैं, x और y है तो डायरेक्टली 2 आंसर आ जाएगा। सेकंड, सिल्वेस्टर्स लॉ। देखो अगर हम u टू v कंपेयर करें तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या होता है, रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। डायमेंशन ऑफ u हमारे पास क्या है, 3, क्योंकि R3 है तो R3 की डायमेंशन क्या होगी, 3। रैंक ऑफ t हमारे पास क्या हो गया, एज इट इज निकालना है। नलिटी ऑफ t, नलिटी ऑफ t क्या होता है, नलिटी ऑफ t के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारे पास देखो, यानी कि नल स्पेस निकालने, यहाँ से अब अगर आप कंपेयर करके नल स्पेस निकाले तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ z वाला जो है आपको 0 रखना होगा, बाकी आप कुछ भी x और y रख सकते हो, कंडीशन एक है। यानी कि नल स्पेस के अंदर आपके पास कंडीशन कौन सी है कि z वाला कोऑर्डिनेट आपको 0 ही रखना है, x y आपकी चॉइस है। तो नलिटी की डायमेंशन जब हम निकालेंगे तो 1 आ गई और रैंक ऑफ t हमारे पास क्या आ गया, 2। इधर से भी निकाल सकते हो, सिल्वेस्टर्स लॉ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो रैंक ऑफ टी की कितने इंडिपेंडेंट मेंबर सपोर्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड होता तो 3, सिर्फ एक्स 0 0 होता तो रैंक आ जाती 1। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 88 है उसकी स्टेटमेंट ये है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, बेसिस ऑफ सबस्पेस स्पैन बाय दीज वेक्टर्स निकालना है। ठीक है, करने का तरीका तो इस क्वेश्चन का ये था कि इसमें से सबसे पहले आपको ये देखना है एल आई वेक्टर्स कौन से हैं। वो तो अगर आप पहले 3 वेक्टर्स को ही देखेंगे, उनका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा, यानी कि पहले तीनों ही क्या होंगे, एल आई, तो चौथे को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये हो गया, अब हमें क्या निकालना है, इसके सबस्पेस का बेसिस निकालना है। ठीक है, अब उसके अंदर आपके पास ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट दिया हुआ है सेकंड, बट इसमें जो है ना, अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे सभी का ही क्या आ रहा है, नॉन जीरो। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मतलब कहीं ना कहीं गलती है, वो एक बार मैं आपको कंफर्म करेगा। वैसे तरीका आपको आगे से अगर ये पेपर में क्वेश्चन आते तो यही करना है। जस्ट R3 के वेक्टर्स हैं तो यानी कि
इसके बेसिस के अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो सभी में ही 3 है, उस बेस पे तो आप एलिमिनेट कर नहीं सकते, एल ही चेक करना होगा। एल के लिए डिटर्मिनेंट निकाल के देखना होगा, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, डिटर्मिनेंट आपके पास एलिमेंट्स का सबका ही नॉन ज़ीरो आ रहा है, जो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इनकरेक्ट है ये चीज़। तो अभी आप 88 क्वेश्चन को होल्ड पर रख दो, बाकी एग्जाम में इस तरीके का आ जाए तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसका भी नॉन ज़ीरो आए वही एल आई होगा, वही बेसिस बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 2017 के जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हुए थे एंट्रेंस के अंदर, वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उसकी भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। इनर प्रोडक्ट स्पेस के एक मैंने कहा था वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस इस वीडियो के बाद भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।